प्रणाम दोस्तों। क्या आपको पता है कि विज्ञान ने भगवान को खोज लिया था और खोजने के बाद विज्ञान डर गया था? क्या आपको पता है कि विज्ञान ने आपसे ये बात छुपाई? आज आपको हम बताएंगे कि विज्ञान ने जब भगवान को खोजा तो उसे क्या डर बैठ गया और क्यों वो बात आपसे छुपा ली गई। क्यों आपको नहीं बताएगा कि आइंस्टीन ने ये बात कही थी कि मुझे जो है धर्म अपनाना चाहिए था और विज्ञान छोड़ देनी चाहिए थी। ये आइंस्टीन ने कही थी। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि सखा वेलनेस की खोज किस तरीके से उस खोज से जुड़ी हुई है। क्या कारण है कि सखा वेलनेस की जो खोज है वो अपने आप में मैं सबसे बड़ी बोलता हूं। हाँ, विज्ञान का आधार ही इस बात का प्रमाण देगा आज आपको कि विज्ञान किस तरीके से सखा वेलनेस की खोज को सपोर्ट करता है। और सखा वेलनेस की खोज का आज मैं वो सारी चीज खोलूंगा कि किस तरीके से सखा वेलनेस की खोज जो है वो वैज्ञानिक आधार पे जिस चीज को विज्ञान नहीं कर पाया उस चीज को कर रही है। तो थोड़ा सा आपको इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सब्र बना लेना है, सीट बेल्ट अपनी बांध लो और एक बात का पक्का कर लो कि इस बात को समझने के लिए अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है सखा परिवार की खोज को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। सखा वेलनेस ने जो अपने दावे किए हैं उसके राज खोल रहा है। तो समझने को समझ जाओगे और जो नहीं समझेंगे वो अपना काम जारी रख सकते हैं। नीचे कमेंट्स बॉक्स उनके लिए भी ओपन है, उनका भी स्वागत है, वो अपना जो भी संदेश देना चाहें दें। तो शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं सबसे पहले इस चीज की कि आपको पता होना चाहिए कि एक चीज होती है क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स के आते ही जो लोग क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानते हैं वो लोग कहेंगे कि क्वांटम फिजिक्स की कुछ बात कर रहे हैं। निश्चित ही मैं क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स को हम लोगों ने तब्दील किया है क्वांटम थेरेपी में। तो आप लोगों को क्वांटम शब्द के बारे में पता है कि क्वांटम फिजिक्स के संबंध में कितने वैज्ञानिक इसमें खोज करते करते पागल हो चुके हैं। 100 साल से आज तक इस खोज पे कोई तरक्की नहीं हुई है। तो लेकिन कुछ लोग हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो इस बारे में नहीं जानते, तो केवल 5 मिनट का मैं मौका लूंगा उन लोगों को बताने के लिए कि वो भी क्वांटम फिजिक्स को समझ सकें, जिसको बहुत बड़ा मान के बहुत लोग उसको पढ़ना और सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। आज मैं अपनी बिल्कुल देहाती भाषा में सरल शब्दों में क्वांटम फिजिक्स को हर एक को बताने जा रहा हूं। पहले समझें क्वांटम फिजिक्स, उसके बाद बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स के पीछे का भगवान जो वैज्ञानिकों ने खोजा और डरे, और उसके बाद बात करेंगे सखा वेलनेस की थेरेपी जो इस तरीके से काम करती है। क्वांटम फिजिक्स को समझना हो तो सबसे पहले में फिजिक्स को समझना पड़ेगा। फिजिक्स का एक बस सिंपल सा अर्थ है भौतिक। हम लोग अध्यात्म में बात करते हैं ना कि धर्म है जो है ऊर्जा और संसार है पदार्थ। तो पदार्थ संसार है, तो फिजिक्स जो है वो पूरे संसार की बात करता है, यहाँ पदार्थ की बात करता है। हर चीज का एक नियम है, फिजिक्स उसकी बात करता है। फिजिक्स को पता है कि लकड़ी का क्या नियम होता है, कौन सी लकड़ी का क्या नियम होता है, लोहे का क्या नियम होता है, प्लास्टिक का क्या नियम होता है, रबड़ का क्या नियम है, ये जलाने में कितनी देर में जलेगी, ये दबाने में कितनी देर में दबेगी। यही सब चीजों की जानकारी जो है वो फिजिक्स बनती है। फिजिक्स के अनुसार हर चीज जो है गुरुत्वाकर्षण खींचता है अपनी ओर और वो नीचे की तरफ गिरती है। तो फिजिक्स के अनुसार पूरी दुनिया का जितनी भी चीजें हैं उस पे काम किया जाता है जो पदार्थ के रूप में मौजूद हैं। उनका एक सैटन विज्ञान है। सैटन मतलब फिक्स। विज्ञान का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जो कि हर एक जो भी उसको करेगा सेम रिजल्ट पाएगा, यही विज्ञान है। जैसे गणित का नियम है 2 दूनी 4, तो चाहे मौलिक उसको जोड़े चाहे उसको दिव्या जोड़े वो 2 दूनी 4 ही मिलेगा। उसी तरीके से फिजिक्स का भी नियम है कि उन्होंने कहा कि ये चीज है, ये फिजिक्स ने ये निर्माण किया है, इस चीज को कोई भी करेगा वो सेम तरीके से रिएक्ट करेगी। फिजिक्स में है कि ये गेंद उछालोगे कितनी जोर से मारोगे तो कितनी उछलेगी, ये सेम है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो फोर्स अगर समान है तो समान ही रिजल्ट देगी। तो दिस इज फिजिक्स। तो इसी फिजिक्स के संबंध में अचानक एक बार ऐसा हुआ कि खोज करते करते सब लोग सोचने लगे कि फिजिक्स के नियम तो बड़ी चीज और छोटी चीजों पे बराबर लागू होते हैं। तो एक खोज चल रही थी कि सूरज की रोशनी जो है वो क्या है, वो वेव है कि वो एटम है।
या ऐसा कह लें पार्टिकल हैं। तो सूरज की रोशनी में कुछ लोग कहते हैं कि सूरज की रोशनी में पार्टिकल है, छोटे छोटे बहुत कण हैं गर्म से जो आते हैं और हमें गर्मी फील कराते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये वेव्स है। तो वेव्स और पार्टिकल की एक बहस सदा से चलती आई है और सदा चलती रहेगी। लेकिन इसी चीज को जानकारी लेने के लिए एक खोज की गई। तो उन्होंने कहा कि वेव्स जो है और पार्टिकल जो है, उसमें यह है कि पार्टिकल भौतिक का एक सबसे छोटा कण है। पार्टिकल हम कह सकते हैं सबसे छोटा कण है ना, एक एटम। तो उस पार्टिकल पे और तरंग में एक अंतर होगा। जैसे मैं आपको फूंक मारूं ऐसे करके, तो ये वेव के रूप में है। लेकिन अगर मैं आपको मुंह में कोई रख के छर्रा रख के, कोई लोहे का टुकड़ा रख के या टाफी रख के फेंकूं, तो वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, वो सीधी दिशा में जाएगी, वो इस तरीके से फैल के नहीं जाएगी। लेकिन वेव फैल के जाएगी। तो एक खोज की गई, उन्होंने एक यंत्र ऐसे बनाई, दीवार सी बनाई, दीवार में 2 छोटे छोटे छेद किए और उस पार एक दीवार बनाई जिसमें कोई छेद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम सूरज की रोशनी को हम इसमें भेजेंगे। तो रोशनी को उसमें से भेजा गया। तो भेजने के बाद सामने रोशनी किस तरीके के पैटर्न बना रही थी, तो उन्होंने पाया कि वो एक वेव के पैटर्न बना रही है। तो वेव के पैटर्न बनाते बनाते फिर वैज्ञानिकों को एक विचार आया। उन्होंने कहा क्यों ना हम एटम फेंक के देखें, इसको पार्टिकल के रूप में। पार्टिकल उन्होंने कहा कि हम फेंक के देखते हैं। तो आपको सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 चीजें होती हैं एक एटम में। तो उसको तोड़ के उन्होंने इलेक्ट्रॉन को जो है उन्होंने कहा अलग किया और इलेक्ट्रॉन को कहा फेंकेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को उन्होंने फेंका, तो जब वो फेंका तो सब हैरान रह गए। वो एटम की तरफ रिएक्ट ना करके, मतलब पार्टिकल की तरह उसने रिएक्ट नहीं किया, मतलब पदार्थ की तरह रिएक्ट नहीं किया, और उसने वेव की तरह रिएक्ट किया, तरंग की तरह रिएक्ट किया। अब जब तरंग की तरह रिएक्ट किया तो वैज्ञानिक हैरान हुए। वैज्ञानिक बोले यार ये कैसे हो सकता है, आखिर छोटा कण है लेकिन है तो कण ना, पदार्थ का ही सबसे छोटा कण है लेकिन है तो पदार्थ, तो इसे तो सीधे जाना चाहिए था, ये इस तरीके से फैल के कैसे जा रहा है। तो उन्हें लगा कि शायद उनकी गन्स में, जो गन उन्होंने बनाई है उसमें कुछ गड़बड़ होगी। तो उन्होंने बहुत सी गन चेंज करके देखी। जब गन चेंज करके देखी तो उन्होंने पाया कि तब भी वो वही रिएक्ट कर रहा है सारी गन्स में। फिर इस पे हजारों प्रयोग हुए। तो फिर उन्होंने कहा शायद ऐसा है कि जब ये जा रहा है, क्योंकि हमारी आंखें तो उसको देख नहीं पाती, हम तो सिर्फ पैटर्न से परिचित हो रहे हैं जो दीवार पे जाके पैटर्न बन रहा है, लेकिन हमारी आंखें तो नहीं देख पा रही। तो उन्होंने इसके लिए एक सूक्ष्म कैमरा बनाया। कैमरे को आई के रूप में उन्होंने लगाया और कहा कि अब हम देखेंगे कि ये जाता है तो कैसे जाता है, क्या ये एटम इतना हल्का है कि ऐसे हवा में तैर के तो नहीं जा रहा है। तो उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा कैमरा लगाया, एक आई लगाई, और जैसे ही आई लगाई बड़े हैरान के रिजल्ट आए कि आई ने देख के बताया और पैटर्न भी वही बना, वो था पार्टिकल जैसा रिएक्ट किया। उसने फिर वेव जैसा रिएक्ट नहीं किया, उसने पार्टिकल जैसा रिएक्ट किया। अब पार्टिकल जैसा रिएक्ट किया तो उन्होंने कहा यार ये तो हद हो गई। फिर उन्होंने कहा शायद कैमरे में कुछ गड़बड़ हो, तो फिर कैमरा हटा के प्रयोग किया गया। जब कैमरा हटा के प्रयोग किया गया तो फिर वो वेव के रूप में काम किया। फिर कैमरा रखा तो फिर वो पार्टिकल के रूप में काम किया। तो इस तरीके से कैमरे भी चेंज किए गए, बहुत कैमरे चेंज किए गए, बहुत अच्छे अच्छे कैमरे चेंज किए गए, लेकिन हर बात परिणाम सेम आता कि जब भी उसको देखा जाता तो वो पार्टिकल की तरह रिएक्ट करता, और जैसे ही उसको छोड़ दिया जाता, नहीं देखा जाता, वैसे ही वो वेव की तरह रिएक्ट करता। अब यहां पे आके वैज्ञानिक उलझ गए। वैज्ञानिक उलझ गए कि ये क्या चीज है। अब बात आई कि उन्हें लगा कि ये पार्टिकल है। अभी तक जितने भी भौतिक के नियम थे वो नियम अब टूटते दिख रहे थे, क्योंकि ये पार्टिकल जो है एटम के रूप में बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा था। और फिर उन्होंने सभी तरीके के एटम्स पे ये काम करके देखा, इलेक्ट्रॉन को फिर हटा सभी एटम पे काम करके देखा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और जितने भी एटम्स होते हैं सभी इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब उन्हें देखा जाता है तो वो मैटर हो जाते हैं, जब नहीं देखा जाता तो नॉन मैटर हो जाते हैं। अब यहां पे आके आइंस्टीन और दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने इसको एक नाम दिया, उन्होंने कहा क्वांटम फिजिक्स। कि इसके पीछे जो है वो अनसर्टेनिटी है, मतलब एक लिमिट तक पदार्थ के नियम काम करते हैं,
और उससे पीछे के जो नियम हैं वो कोई पकड़ नहीं पा रहा। उसे कैसे अपने लिए यूज किया जा सके। जैसे हम टीवी चैनल बदलते हैं तो स्विच में है, लेकिन आप सोचिए आपके हाथ में कोई ऐसा रिमोट आ जाए कि आप 1 नंबर का चैनल लगाएं और लगे 10 नंबर का, 10 नंबर का लगाएं तो 12 का, कभी कभी अपने आप ही वो चैनल लग जाए जो आप सही लगा रहे हो, तो कभी सही लगे और हमेशा गलत लगे। तो ये अजीब तरीके का एक फिर चैनल कैसे आप देख पाओगे, फिर कैसे आप रिमोट। वैज्ञानिक तो चाहते हैं हमारे रिमोट हमारे हाथ में आ जाए, जो हम चाहें वही हो, लेकिन वो एटम रिएक्ट तो दूसरे ढंग से कर रहा है। तो उसके पीछे की ऊर्जा को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे उसे अपने हिसाब से चलाया जाए, इसके लिए दुनिया के सभी वैज्ञानिक आज तक लगे हुए हैं और कोई भी उसको पकड़ नहीं पा रहा, कोई भी उसके नियम नहीं बना पा रहा, कोई भी उस चीज की सर्टेनिटी को तय नहीं कर पा रहा कि मैं कह दूंगा जैसा ये वैसा ही रिएक्ट करेगी, कोई भी उसको नहीं कर पा रहा। अब ये जो स्थिति है ये क्वांटम फिजिक्स बनी और इस क्वांटम फिजिक्स में ना जाने कितने वैज्ञानिक आज तक पागल हो गए। सच कहें तो फिर इस संबंध में आइंस्टीन ने एक बात कही थी। आइंस्टीन ने कहा कि मैं जो खोजता रहा विज्ञान के माध्यम से, मैं सोचता हूं अगर मैं धर्म के माध्यम से चला होता तो शायद मैं वो खोज लेता जिसको विज्ञान के माध्यम से हम एक लिमिट तक ही जान पाए और हम नहीं खोज पाए। यही चीज समझने वाली है कि विज्ञान एक जगह जाके नतमस्तक होता है, धर्म हमेशा से वहां खड़ा हुआ है। इसको ऐसे कह लो कि अगर हम किसी मूर्ति को वैज्ञानिक लैब में ले जाके खोजें, देखें, तो हमें उसमें एटम ही मिलेंगे, केवल हमें उसमें मैटर ही मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति एक मूर्ति के सामने अपनी आंख बंद करता है और उसको उस ऊर्जा के दर्शन हो जाते हैं, उस वेव के दर्शन हो जाते हैं, उस वेव का एहसास हो जाता है जो मूर्ति के पीछे है। हिंदू धर्म की फिलॉसफी या जो धर्म की पूरी फिलॉसफी है वो एक तरीके से वेव की और ऊर्जा की फिलॉसफी है, वो मैटर की फिलॉसफी नहीं है। मैटर की फिलॉसफी जो है वो बहुत अलग तरीके की फिलॉसफी है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भारत में एक ऐसी विधा है जिस विधा के माध्यम से इस जो ऊर्जा है इसको कंट्रोल की विधि खोज ली गई थी। एक विधा है जिसके माध्यम से इसको अपने तरीके से चलाने की विधि खोज ली गई थी और वो विधा का नाम है ज्योतिष। इसको थोड़ा सा आप समझेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किस गहराई पे बात कर रहा हूं। ये जो विधा है इसको अगर समझना हो तो आप लोगों ने सुना होगा कि ज्योतिष अक्सर ऐसे ऐसे कहते हैं फला ग्रह अब बदलने वाला है, अब सूर्य जो है मंगल में जा रहा, मंगल बृहस्पति में जा रहा, ऐसी बातें आपने सुनी होंगी बहुत सारी। अब ये रिएक्शन आएगा, अब इस राशि वाले परेशान होंगे, अब ये अच्छे होंगे। तो कहते क्या बकवास है ये, कुछ मुझे भी समझ में नहीं आती थी। एक समय था मैं भी इन चीजों पर संदेह कर सकता था, लेकिन बहुत सी चीजें मेरे जीवन में ज्योतिषों द्वारा बोली गई होती थी तो विश्वास भी पैदा होता था। और यही विश्वास, यही अविश्वास, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मैं आंख बंद करके मान लेता था, विश्वास कर लेता था, तो वो चीजें होने लगती थी, और जब मैं अपनी बुद्धि लगाता था तो वो नहीं होती थी। इस चीज को समझना हो तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। हम लोगों ने एक चीज सुना होगा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिन्होंने नहीं सुना है वो मेरी उन शब्दों को, जिनको दिक्कत होती है वो उस संबंध में वीडियो देखें, यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े होंगे, ताकि वो उस चीज को समझ पाएंगे तो उन्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। अन्यथा मैं ही समझाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल सरल शब्दों में देखें तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हर मॉलिक्यूल्स अलग तरीके की ऊर्जा से निर्मित होता है। पानी का मॉलिक्यूल्स अलग तरीके का होगा, आपका आग का मॉलिक्यूल्स अलग तरीके का होगा, वायु का मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से होगा। उसमें आपको कई तरीके के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो इंसान को शांत करते हैं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो इंसान को डेड करते हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो इंसान को एग्रेसिव बनाते हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो इंसान को प्लेजर देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से हैं। हमारे सबके शरीर में 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा, और यहां से ज्योतिष का आपको बेस समझ में आना शुरू होगा।
पहले मॉलिक्यूल्स तो वो होते हैं जो बिल्कुल अपने शुद्ध स्वरूप में होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर सभी तरीके के मॉलिक्यूल्स, जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, उनके शुद्ध स्वरूप में भी मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी एक तरीके का एक ऐसा संसार है जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मैत्री भी कर रहे हैं, तो पहले तो वो कि शुद्ध मॉलिक्यूल, फिर दूसरे वो मॉलिक्यूल जो दूसरे के साथ मिलके वर्क कर रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से उन्होंने दोस्ती गांठ ली और फिर उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, और फिर तीसरे तरीके के वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दूसरों के साथ मैत्री करके परेशान हो गए हैं। हम 3 तरीके की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी दोस्ती भी हो जाती है जिसकी वजह से परेशानियां होती हैं। तो 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो जब ऊर्जा की बात आती है तो ज्योतिष कहता है कि फला ऊर्जा आपकी मतलब इतने दिन तक ये ग्रह एक्टिव होगा। तो सपोज दैट उन्होंने कहा कि ये जो है पानी के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में एक्टिव होंगे और इस समय इंसान की फितरत, इंसान की सोच में इमोशन बहुत इनबैलेंसिंग होगी। तो निश्चित ही हम सबके जीवन में पानी का महत्व है। तो पानी के महत्व में हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं पानी के, वो काम करेंगे, लेकिन एक लिमिट काम करने के बाद 30 दिन 40 दिन वो जो भी वक्त होता है, आई डोंट नो, उस वक्त के बाद वो मॉलिक्यूल्स हथियार डाल देंगे और उन मॉलिक्यूल्स से जो बाकी मॉलिक्यूल्स प्रभावित हुए होंगे उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स सो जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि वो काम अब कोई जिम्मेदारी दूसरी संभाल लेगा एक्टिव होने की। जैसे ही वो एक्टिव होने की जिम्मेदारी संभालेगा वैसे ही उस तरीके के मॉलिक्यूल्स से आपकी बॉडी में रिएक्शंस पैदा हो जाएंगे। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से ये गणना के रूप में इकट्ठा कर लिया गया था कि कौन सा बच्चा किस नक्षत्र में पैदा होता है तो उसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स, कौन सा तत्व ज्यादा होगा और वो कौन सा तत्व जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसकी शोध हो चुकी थी। उस रिएक्शन के आधार पे जब ग्रहों की स्थिति ऐसी बनेगी कि आपकी बॉडी में कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा एक्टिव हो तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, उस पर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में, आपके निकट में आप कैसे संबंध बनाएंगे। ये सारी चीजें विज्ञान ही ज्योतिष का विज्ञान था। और ज्योतिष के विज्ञान ने, इसीलिए ज्योतिष के विज्ञान में भी जब कहा जाता है कि ये कुछ बातें ज्योतिष आपको बताएंगे जो 100% होती हैं, कुछ बातें ऐसी बताते हैं ज्योतिष जिसमें वो उपाय बताते हैं कि ये उपाय हैं, इन उपायों को आप अगर पालन करोगे तो ये हो जाएंगे। तो पहला जो शुद्ध एटम होता है उसकी तो प्रतिक्रिया वो बता देते हैं। दूसरा जो मिलके काम कर रहा होता है एटम, उसके संबंध में जो है वो ये बता देते हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो ये एटम ऐसे ऐसे प्रभाव दिखाएंगे और आपका ये काम ऐसे करके बन जाएगा। और तीसरी चीज होती है जो कि निष्क्रिय एटम हो गए हों, उसके संबंध में भी ज्योतिष जो है कुछ इस तरीके की चीज करते हैं कि इन्हें बदला नहीं जा सकता, अब ये होना ही है, तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी आनी आनी है, अब इसका उपाय भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे एक छोटी सी, मैं कल ही एक देख रहा था, एक कुंडली ज्योतिष के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उनको बहुत ज्यादा बीमारी है, तो उनको जो बीमारी है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये उनका ज्योतिष का आंकड़ा कहता है, लेकिन बीमारी को ठीक होने के लिए उनको शनि का जो है सहयोग चाहिए होगा। शनि मतलब कि जो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कोशिश करे, प्रयत्न करे। तो जब मैं उन्हें बता रहा था या जब मैं इससे आपको बता रहा हूं, तो जैसे मैं कहूं कि ज्योतिष के अनुसार आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कई लोग सोचेंगे यार ठीक ही हो जाना है तो हो ही जाएगी, फिर थेरेपी की जरूरत ही क्या है। निश्चित ही कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ स्वतः ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ स्वतः ठीक नहीं होंगी, जो शनि का सहयोग मांगेंगी, यानी कि आपका कर्म मांगेंगी। तो वो कर्म करने से आप ठीक होगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार लोग होता है कि ज्योतिष को ही सब कुछ मान के अपना कर्म छोड़ देते हैं। तो जो व्यक्ति अपना कर्म छोड़ देते हैं, बहुत से लोग हैं उनका काम नहीं होता। जैसे मैं कर्म प्रधान हूं और ज्योतिष की बहुत सी बातें मेरे ऊपर फिट होती हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊं और वो हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। मुझे कर्म करने पड़ेंगे, मुझे वो दृष्टि लगातार बनाए रखनी पड़ेगी। तो ज्योतिष ने इस तरीके की चीजें खोज ली थी।
अब हम आते हैं आपको बताने कि क्या कारण है कि जो सखा वेलनेस की थेरेपी है, उस थेरेपी में हम आपसे कहते हैं कि विश्वास बना के रखिए, इस पे संदेह मत करिए, या जो भी आपको कहा जा रहा है उसका प्लीज पालन करिए। ये बार बार मैंने प्लीज शब्द इतना यूज किया है पिछले 4 महीने में, जो मैंने शायद अपनी जिंदगी के 40 साल में भी यूज नहीं किया। 40 साल में जितना प्लीज नहीं यूज किया, उससे ज्यादा मैंने प्लीज 4-5 महीने में कर डाला। और उसका कारण सिर्फ ये है कि हम जो हैं, जिस तत्व से आपको ठीक करने की बात करते हैं, जिसमें निश्चित ही हाइड्रोजन बेस है, हाइड्रोजन की थेरेपी बेस थेरेपी है, लेकिन हाइड्रोजन की थेरेपी तो जापान में भी ली जा रही है, हाइड्रोजन की थेरेपी तो सब जगह ली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ बीमार भी हैं, हालत खराब भी है और अस्पताल भी हैं। तो फिर हम केवल हाइड्रोजन थेरेपी को कैसे मान लें? हाइड्रोजन के थेरेपी के बारे में जब मुझे पता लगा तो निश्चित ही वो मुझे अट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन को मैं समझता हूं कि वो बृहस्पति का है, और बृहस्पति के तहत मुझे अट्रैक्ट किया कि ये मॉलिक्यूल सबसे बड़ा मॉलिक्यूल्स है, और अगर बृहस्पति का मॉलिक्यूल सीधा सीधा हमारी बॉडी में दिया जाए तो वो काम कर सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल तो अपनी मौज में काम करते हैं। आपको पता है कि कभी अगर बात आएगी तो मैं पूरी रिसर्च भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि जापान के एक आदमी ने इस पे बहुत रिसर्च की, और उसने रिसर्च करके ये तक पाया कि इस रिसर्च से बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। आंखों की रोशनी ठीक की जा सकती है, कैंसर ठीक किया जा सकता है, हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन आखिर होते होते वो आदमी बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया कि जैसे कोई संत। वो ये कह रहा है कि ये केवल और केवल वो थेरेपी नहीं है, क्योंकि उसने इस थेरेपी के तहत उसने केवल हाइड्रोजन का नहीं, बहुत सी चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने हमेशा ये पाया कि ये रिजल्ट हमारी सोच से नहीं देता है, ये अपने तरीके से काम करता है। तो उसने आखिर में कहा कि ये कुछ और है, ये कुछ इतना बड़ा है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे, जिसे हम चला नहीं पा रहे। ये बिल्कुल, अगर इस स्टेटमेंट को देखो तो ये स्टेटमेंट हर उस वैज्ञानिक से जो कि क्वांटम फिजिक्स पे काम करता है उससे मैच कर जाएगा कि हर क्वांटम फिजिक्स के काम करने वाला वैज्ञानिक ये कहता है कि हम समझ नहीं पा रहे इस ताकत को, ये पीछे है क्या। लेकिन धर्मों ने इसका उपयोग किया। ये बिल्कुल ऐसा समझो कि ये कोई गुरु हो, वास्तव में एक, मैं गुरु की बात वो नहीं कर रहा हूं जो जबरदस्ती बन जाते हैं गुरु, नाम लगा लिया गुरु। मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं जो अपनी मौज में चलता है पूरा। मैं बात कर रहा हूं गुरुओं में तो फिर मैं शुक्राचार्य जैसे गुरु की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जब गुरुओं में तो मैं कहीं ना कहीं कृष्ण जैसी मौज में चलने वाले की बात कर रहा हूं। जब मैं बात कर रहा हूं गुरुओं की तो कहीं ना कहीं मैं गोरखनाथ की बात कर रहा हूं। तो मैं उन गुरुओं की जब बात कर रहा हूं तो वो गुरु ऐसे किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे। गर्दन भी काट दो तो तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मौज आ जाए, तुम छोड़ दो, तुम बच्चे की भांति उनको समर्पित हो जाओ, फिर वो ऐसा तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, ऐसा तुम्हें काम करते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा मासूम सा जो मुंह से बोल नहीं पाता, वो रोएगा तो आप उसके लिए मैक्सिमम प्रयास करके उसे चुप कराओगे, आप उसे खाना भी दोगे, घुमाओगे भी, गोदी भी लोगे, टहलाओगे भी, सब कुछ करोगे। लेकिन जब वो बोलने लग जाएगा, दिमाग चलाने लग जाएगा, तब वो अगर केवल रोएगा तो आपको गुस्सा आएगी। आपको मालूम है कि बच्चा जब रोता है और बड़ा जब रोता है तो इसमें एक अंतर है। जब बच्चा रोता है तो हम उसको केवल और केवल पीड़ा से मानते हैं। कभी कभी बच्चा और कारणों से भी रो सकता है, लेकिन हम उसको पीड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि हम बड़े होके ये जाने हैं कि हम तभी रोते हैं जब हम पीड़ा में होते हैं। इसलिए हमें लगता है बच्चा भी तभी रोता है जब पीड़ा में होता है, लेकिन बच्चे के रोने के अलग ढंग हैं, वो कोई एक माँ ही पहचान पाती। उसी तरीके से गुरु पहचान पाता है कि हाँ क्या चीज है जो मुझे इसे देनी है, लेकिन मांगने से नहीं देगा। गुरु कोई तुम्हारा नौकर नहीं है, वो तुम्हारे मांगने से नहीं कुछ करेगा। तो जब मैंने ये जाना कि ये गुरु ऊर्जा है और इस गुरु ऊर्जा पे मुझे काम करना है, तो आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा कि इधर मैंने उस ऊर्जा के बारे में सोच लिया था और मशीन आई भी नहीं थी, मशीन का ऑर्डर हमने किया था और मैंने यहाँ पे अपना ये जो है सब काम करवाना शुरू कर दिया। मैंने सारे गुरु के लिए एक स्थान बनाना शुरू कर दिया। मैंने इसको सखा वेलनेस के सेंटर की पूरी तैयारी शुरू कर दी और बहुत तैयारी करनी। गुरु को ऐसे ही आप वेलकम नहीं कर सकते।
मैंने इसके लिए जितना हो सका खूबसूरत चीज़ें इस्तेमाल की, मैंने इसके लिए कर्ज भी ले डाले, मैंने इसके लिए सब कुछ अपने तरीके से किया कि नहीं यार, इसके वेलकम के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और हम इस पे लगातार एक तरफ रिसर्च भी कर रहे थे, इसकी थीसिस भी पढ़ रहे थे जो चल रही थी। निश्चित ही मैं इंग्लिश नहीं जानता, मेरे संघ के सहयोगियों ने इस पे बहुत मदद की। इसमें सबसे ज़्यादा मदद सीता ने की। लेकिन सीता से अगर कभी को पूछोगे या कभी सीता तुम्हें बताएगी तो ये बताएगी कि वो पढ़ती थी और उससे पहले मैं बैठता था जब सुनने के लिए कि हाँ आज क्या पढ़ा, तो मैं पहले बता देता था, है ना, मैं पहले बता देता था कि इस खोज में ये निकलेगा। और सीता कहती थी वही तो मैं पढ़ रही हूँ, बिल्कुल वही चीजें निकल रही हैं। तो वो कहती थी आप कैसे बता रहे हो, क्यों आप तो पढ़ नहीं रहे हो, आप बता कैसे रहे हो, आपको कैसे पता है। तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि गुरु कैसे काम करता है। मुझे नहीं पता है कि ये क्या है और इसने दुनिया में जो लोग रिसर्च की तो उस पर क्या इफेक्ट दिखाए, लेकिन मुझे ये पता है गुरु कैसे इफेक्ट दिखाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने रिसर्च की उन्होंने ये भी कहा है कि हम इससे जो ठीक करना चाहते थे ये उस तरीके से ठीक नहीं करती थी, इसकी ना कोई टाइम लिमिट बता सकता है, ना ही इसको ठीक करने का पैटर्न कोई है, ना ही ये कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए इसका कोई रिकॉर्ड है। किसी भी चीज का कोई रिकॉर्ड आज तक जापान तक में इसका बनाया नहीं गया, जहां सन 2003 से इसकी रिसर्च हो रही है। 2003 से जापान में इस पर बहुत रिसर्च है और जापान का हर आदमी लगभग हाइड्रोजन से परिचित है। अब जब ये स्थिति आ गई थी तो मैं मुस्कुरा रहा था लगातार, क्योंकि मैं उसी दौरान जब इनसे रिसर्च पे के बारे में बात कर रहा था, जो रिसर्च बाहर दुनिया में हुई पड़ी, उसी वक्त मैं जो हूं उस ज्योतिष के साथ जो है वो उस आयाम पे बात कर रहा था कि इस ऊर्जा को कैसे हम लोगों के बीच ला सकें, कैसे हम कर सकें। तो गुरु की एक खासियत होती है, गुरु ध्यान रखना कि एक शब्द आपने सुना होगा कि दो नाव पे पैर रखने वाला सदा डूबता है, आपने सुना होगा। तो ये दो नाव पे पैर रखने वाला सदा डूबता है, ये एग्जाम्पल गुरुओं के संबंध में ही दिया जाता है। यदि आप किसी एक गुरु को मानते हैं और साथ साथ दूसरे गुरु को मानते हैं तो दो गुरुओं की शैली, दो गुरुओं की बातें, दो गुरुओं का तरीका, दो गुरुओं का आशीष, दो गुरुओं की पैथी हमेशा डिफरेंट होगी, हमेशा डिफरेंट होगी। और दो चीजों को मानने वाला व्यक्ति, उससे दोनों ही गुरु खुश नहीं रहेंगे। ये बात मैं पहले बता देता हूं, ये बात पहले बता देता हूं कि दोनों ही गुरु खुश नहीं रहेंगे। इसलिए भाई किसी एक के हो जाओ, है ना, दो के मत हो। तो इसके तहत ही मैंने इस ऊर्जा में शुरू में ये बात कही कि जो व्यक्ति इस पे समर्पित कर देगा, जो व्यक्ति इस पे छोड़ देगा, आई नहीं लगाएगा, आई से नहीं देखेगा, तो वहां पे ये एटम की तरह रिएक्ट नहीं करेगी, एनर्जी की तरह रिएक्ट करेगी। अब तुम थोड़ा सोच के देखो कि आपके शरीर में जितने भी तरीके के रोग होते हैं, उन रोगों के पीछे जो कारण होते हैं वो एटम्स ही होते हैं, क्योंकि आपका शरीर जो है वो एटम से ही पूरा बना हुआ है। तो आपके शरीर में बीमारी का भी एक एटम होगा, तो उसे एटम के रूप में आप लड़ के नहीं मार सकते आप उसे। फिर तो यही हो गया, इसीलिए विज्ञान भटका है। विज्ञान ने क्या करा, विज्ञान कहां पे भटका, जो जितनी भी दुनिया की एलोपैथी है वो एक जगह पे भटक गई। उन्होंने शरीर को टुकड़ों में कर करके उन्होंने कहा कि ये पार्ट ऐसे चलता है, ये पार्ट ऐसे चलता है, हृदय ऐसे चलता है, लीवर ऐसे चलता है, और दुनिया भर का माइंड ऐसे चलता है, हाथ ऐसे चलता है, कान ऐसे चलता है, मतलब सब चीजों का उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उन्हें लगा यहां प्रॉब्लम है तो यहीं ठीक करना है। जबकि एक आत्मा और पूरे शरीर को चलाती है। समझो बात को, यहीं पे राज है। एक आत्मा और पूरे शरीर को चलाती है। आपको मालूम है दुनिया का फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन है। वो एक मॉलिक्यूल आपको पूरे तरीके से स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहां पे बड़ी गहरी बात है, लेकिन वो ये करेगा क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपने कहा हम बीमार हैं कर दें। तो उससे पहले कहां थे? आपको मालूम है कि ये एटम या कोई भी गुरु या तो शुरू में या बाद में आपसे गुरु दक्षिणा जरूर लेता है। और गुरु दक्षिणा सबसे ज्यादा उसी चीज की ली जाती है जिस चीज की आपकी पकड़ हो। तो कहीं ना कहीं
ये एक सूत्र है जिस सूत्र को भी हमें पालन करना पड़ा। सच बात तो ये थी कि एक खोज जो है वो हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, लेकिन जो इसके लिए पात्र होंगे, जिन्हें ये दी जा सकती है, वो वही पात्र होंगे जो उस दक्षिणा का महत्व समझते होंगे। ये गजब की बात है। गुरु तो बैठा हुआ, सबके लिए बैठा हुआ है, लेकिन आप उसके पास पहुंचोगे तब, और पहुंचने के बाद वो आपकी योग्यता देखेगा। तो सच कहें तो इसमें इलाज की कुछ योग्यताएं हैं। उस योग्यता में एक तो योग्यता ये है, जैसे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं लोग, कई फॉर्म के भरते हैं तो पैसे नहीं भेजते, वो सोचते हैं फॉर्म भर दिया काफ़ी है। तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाते हैं। पहला, जो फॉर्म के पैसे नहीं भेज रहा, पहले टिक लगा दो कि ये इलाज के योग्य ही नहीं, अगर ये इलाज कराएगा तो भी नहीं होगा। दूसरा, वो होते हैं जो इलाज के लिए कराते हैं फिर उसके बाद बार्गनिंग करते हैं। आपको मालूम है दक्षिणा की बार्गनिंग नहीं होती। उन्होंने, आपने याद होगा कि एक वो हुआ था जिसका द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था, एकलव्य। हाँ वो नाम पता है इनको। तो एक लव्य जो था वो ये कह सकता था नाखून ले ले गुरुजी, नाखून ले लो, पूरा अंगूठा काहे ले रहे हो गुरुजी, बचेगा ही नहीं अंगूठा, तो हम फिर आपसे जो शिक्षा ली है उसका क्या करेंगे। लेकिन नहीं, वो पूरा अंगूठा ही चाहिए। तो कुछ लोग बार्गनिंग करते हैं, जहां बार्गनिंग करते हैं वहां पे दिल खट्टा हो जाता है इस ऊर्जा का। मेरा खट्टा हुआ, ऊर्जा का खट्टा हुआ बात बराबर है, क्योंकि सच कहें मैं दृश्य रूप में गुरु हूं, वो अदृश्य रूप में गुरु है, और क्योंकि मैं उसको आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए उस तक आप पहुंचे या वो आप तक पहुंचे, उसके बीच में मैं बैठा हुआ हूं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात जान लो, उसके बीच में मैं बैठा हूं। तुम्हारे और तुम्हारे इलाज के बीच में मैं बैठा हूं। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तुमसे, तो तुम्हारा इलाज का कोई संभावना नहीं। और अगर मैं सेटिस्फाई हो गया और तुमने भी वो पालन कर लिया जो कमिटमेंट किया था। कई बार लोग कहेंगे सिर्फ सेटिस्फाइड करने तक ही सखा जी की मानेंगे, बाद में तो हम अपनी चलाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, हम पल पल सेटिस्फाइड की बात कर रहे हैं, हम एक बार सेटिस्फाइड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वन टाइम सेटिस्फैक्शन नहीं है, ऑल टाइम सेटिस्फैक्शन की बात है। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो उसके बाद जो है फिर ये ऊर्जा आपके साथ गजब का काम करती है, क्योंकि इसमें ये ऊर्जा आपके साथ कैसे काम कर सकती है, इसमें ज्योतिष आ गया। ज्योतिष बता रहा है कि एक इंसान की क्या क्या दिक्कतें हैं और कौन कौन से इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं बॉडी में वो ज़्यादा एक्टिव हैं, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसकी इस बीमारी में सहयोगी होंगे और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसकी इस बीमारी में विरोधी होंगे। मालूम है आपको, आप जो विचार कर रहे हो, जैसे इस समय आप बैठे हुए सोच रहे हो ज्ञान से, जो आप ज्ञान से सोच रहे हो, वो मॉलिक्यूल अगर हम कहें ज्योतिष की भाषा में तो वो बृहस्पति का मॉलिक्यूल है। जो इसमें दिमाग में उसके मशीन और ये सब आने लगी होगी, वो मॉलिक्यूल शुक्र का मॉलिक्यूल है। किन्हीं के लोगों को लगने लगा हो यार, तो यार बड़ा यार धंधा धंधा मचा रखा है यार, ये तो कोई बात नहीं, सबके लिए होना चाहिए, ऐसी थेरेपी तो जगत कल्याण के लिए होनी चाहिए। इसके अंदर शनिचर का मॉलिक्यूल है, ज्यादा मॉलिक्यूल है इसके अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार हम तो फिट है, हमें कोई जरूरत नहीं थेरेपी वेरेपी की, उनके अंदर मंगल का मॉलिक्यूल है ना। और कुछ लोग होंगे नहीं यार द बेस्ट, ये बढ़िया काम कर रहा है, इसकी मदद होनी चाहिए, ऐसे कार्य को आगे लाना चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल सूर्य के मॉलिक्यूल्स होंगे। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, किसी को गुस्सा आ रही होगी, थोड़ी सी बीवी से परेशान बैठा होगा, कोई पति से परेशान, ऐसे लोग जो होंगे वो लोग जो हैं उनके अंदर एक तरीके से चंद्र के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। और कुछ लोगों को इसमें धंधा दिख रहा होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे यार ये धंधा अच्छा है, अब तो हम भी कर लेंगे, एक पंडित पकड़ेंगे, एक ये पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे और वो सो जाएगा। इनके अंदर बुध का मॉलिक्यूल है जो धंधा ज़्यादा सोचता रहता है। तो ये ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। और किन्हीं को बहुत ज़्यादा मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, जलन हो रही होगी कि ये आदमी देखो डायमंड की रिंग पहने, ये घड़ी पहने शानदार, ये ऐसे सूट पहने, ये देखो धन कमा रहा बैठा हुआ, पब्लिक को चूतिया बना रहा है, और इसके खिलाफ हमें लगना चाहिए।
तो असल में इनके अंदर बृहस्पति का बहुत गिरा हुआ, ऐसा कहते थे इनका बृहस्पति नीच का होगा। समझे शब्द सुना कि इनका बृहस्पति नीच का होगा। ज्ञान तो ठीक लगा रहे हैं, उन्हें मेरी अंगूठी भी दिखेगी और मेरे कपड़े भी दिखेंगे, मेरी घड़ी भी दिखेगी, ज्ञान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीच का ज्ञान है। ये नहीं दिख रहा कि आदमी कर क्या रहा, ये दिख रहा कि इसका विरोध करो। इसको ऐसे बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और ना नोच पाए तो पहले खम्बा लगाए और फिर बार बार नोचे, है ना। कुछ लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि बिल्ली से पूछा, एक बार बिल्ली रास्ते में जा रही थी और एक उसे दूसरी बिल्ली मिली के लिए, बहन कहाँ जा रही हो? बोले हम जो हैं बहुत गुस्से में हैं, मैं एक आदमी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही थी, उसका खम्बा नोचने जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो चली गई। उसने कहा खम्बा नोचो, खम्बा नोचना बुरी बात नहीं है। उसके बाद जब 1 घंटे बाद दोबारा उधर से देखी तो वो देखी कि वो एक खम्बा लेके जा रही। तो उसने कहा जी तुम तो खम्बा नोचने गई थी, तुम तो खम्बा उखेड़ के ले आई। बोली नहीं, हम उखेड़ के नहीं लाए हैं, हमें मार्केट से नया खम्बा खरीद के लाए हैं, अब हम इसे गाड़ेंगे और फिर उसके बाद इसे नोचेंगे। तो कुछ इस तरीके से भी करते हैं, मतलब तो ये भी एक तरीका होता है। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी हैं, इन सब के पीछे मॉलिक्यूल्स कारण हैं। आपके विचार के हर सोच के पीछे मॉलिक्यूल्स कारण हैं, और वही मॉलिक्यूल्स कारण हैं आपकी बीमारियों के, वही मॉलिक्यूल्स कारण हैं आपकी खुशहाली के। तो किस मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से एक्टिव करना है, इसमें हमारी ज्योतिष मदद करता है। और हम इस बृहस्पति के आगे नतमस्तक हैं और इसको बहुत सहजता के साथ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन वही बात है कि जितनी बड़ी खोज होगी उतनी कम लोगों की समझ में आएगी। अभी चूरन बेचने लगो तो अभी दूर दूर तक लाइन लग जाएगी। अभी टांग उठा उठा के टेढ़ा मेढ़ा करके ठीक करने वाले बाबा हो जाते हम तो किलोमीटरों की लाइन लग जाती। लेकिन फिलहाल मुझे इस ऊर्जा के प्रति बहुत ज़्यादा जो है वो धन्यवाद और अहोभाव उठता है, और हम इस ऊर्जा को लगातार फैलाने बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जो हम करेंगे, हमेशा करेंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं करूँगा। लेकिन एक बात इसमें और है जो प्रश्न के रूप में है, वो ये है कि हम किस तरीके के लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। समर्पण हर व्यक्ति को तो होता नहीं, समर्पण हर व्यक्ति को तो होगा नहीं, तो उसके लिए क्या थेरेपी काम की नहीं है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति समर्पित होता है। हृदय वाला व्यक्ति प्रेम में समर्पित होता है, बुद्धि वाला व्यक्ति तर्क के प्रति समर्पित होता है, सामाजिक व्यक्ति जगत कल्याण को देख के समर्पित होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आपके जीवन के आनंद को देख के समर्पित होता है। तो समर्पण की अपनी अपनी कलाएं हैं, और हम सभी कलाओं के माध्यम से अपनी बातें कहेंगे। निश्चित ही अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है और वो हमें कॉल करके पूछता है, तो हमारी कोशिश रहेगी, हृदय से सुन पड़ेगा तो हम उसे गीत सुना के बात करेंगे, बुद्धि से सुनेगा तो तर्क से समझाएंगे। कुल मिला के समर्पण की जिस दिन उसमें एक तैयारी होगी, तभी हम उस व्यक्ति को ये थेरेपी की तरफ बढ़ने को कहेंगे। अन्यथा नमस्कार करके कहेंगे कि आप इसको मत लीजिए, ये आपके कार्य की नहीं है। अन्यथा तीसरी चीज़ भी है कि हम पहले ही आपसे एक एग्रीमेंट करा लेंगे भाई कि ऐसा नहीं किया तो रिजल्ट भी आप नहीं पाएंगे। ये बात भी ध्यान रखिए। ये हम कई बार कह चुके हैं अपने सभी वीडियो में, लगभग हम इस बात को जोड़ दे रहे हैं कि समर्पण चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? क्योंकि समर्पण आपका मैं नहीं मांगता, समर्पण आपका परमात्मा मांगता है। वो परमात्मा जिसके प्रति आपकी ऐसी चाह है कि वो आपके कष्टों को हरे। आज के वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझाऊं कि किस तरीके से विज्ञान ने एक समय परमात्मा को खोज लिया था, लेकिन वो घबरा गया और लोगों को नहीं बताया कि उसने परमात्मा खोजा, और कैसे धर्म परमात्मा को बहुत पहले जान और समझ चुका है, जो वैज्ञानिक तरीके से भी आपको बताने की मैंने आज कोशिश की। हो सकता है मैं अपनी कोशिश में सफल रहा हूँ, हो सकता है असफल रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मैं किन्हीं बातों को नहीं बोला हूँ, वो अपने क्वेश्चंस इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स रूप में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सही प्रश्न लगने पर मैं उसको उत्तर दूं।
प्रणाम।